क्या आपको पता है नेपाल क्यों बन चुका है तस्करों और घुसपैठियों का ठिकाना, और हाल ही में क्यों यहाँ सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और आज हम आपको ले चलेंगे उस नेपाल की कहानी में जो दो महाशक्तियों के बीच फंसा हुआ है और जहाँ राजनीति, संस्कृति और जनता की आवाज़ का बड़ा खेल चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं नेपाल की भौगोलिक और राजनीतिक दिक्कतें क्या है। नेपाल की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह दो शक्तिशाली देश भारत और चीन के बीच स्थित है, पर ये दोनों देश एक दूसरे से अच्छे संबंध नहीं रखते। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों ने नेपाल को भारत तक पहुंचने का आसान रास्ता बना लिया है। इस वजह से नेपाल तस्करों, घुसपैठियों और गैर कानूनी काम करने वालों के लिए जिस्मानी शब्दों में कहें तो एक जन्नत बन गया है। आइए अब जान लेते हैं भारत और नेपाल के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं। तो भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक नहीं, गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और नेपाल में बौद्ध धर्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों धर्मों की जड़ें आज के भारत में हैं, इसलिए दोनों देशों के लोग एक दूसरे के पास जैसे अपने पराये से ज़्यादा करीब हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बिना पासपोर्ट या वीज़ा के भी लोग आ जा सकते हैं। बारातें भी सीमा पार ले जाई जाती हैं। यह रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। नेपाल की धार्मिक विरासत भी बहुत ही समृद्ध है। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी और सीता माता का विशाल मंदिर जनकपुर में स्थित है। नेपाल के कानून बहुत ही सख्त हैं। खुले में गंदगी फैलाने, मल मूत्र विसर्जित करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। नेपाल हिंदू देश होते हुए भी शाकाहार पसंद करने वालों का देश नहीं है। हर प्रकार का मांस यहाँ आसानी से मिल जाता है, और तो और यहाँ वन्य जीवों का शिकार भी परमिट लेकर किया जा सकता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। सोमवार को नेपाल सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। इसके बाद नेपाल में भूचाल आ गया। युवाओं ने इस बैन पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। युवाओं का कहना है कि यह हमारे मुंह बंद करने की एक साजिश है और ऐसा करने से हमारे सामाजिक संबंध खत्म हो जाएंगे। विदेशों में रह रहे अपने बेटे बेटियों से हम कैसे संपर्क रख पाएंगे। एक हद तक ये उनका विलाप सही भी है, क्योंकि नेपाल में रोजगार बहुत ही कम है। कुछ छोटे मोटे खुदरा व्यापारी ही हैं या कुछ सरकारी कर्मचारी। नेपाल सरकार की परेशानी यह है कि ना तो उनके पास अकूत धन दौलत है और ना ही संसाधन। वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि विदेशी पूंजीपतियों को भी यह निवेश के लिए आकर्षित नहीं करता। ऐसे में यहाँ की जनता के पास विदेशों में जाकर नौकरी करने के और कोई रास्ता नहीं बचता है। लोकतंत्र में विचारों की आज़ादी पर नेपाल को बड़ी भारी। किसी भी लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। हाँ, आप चाहे तो उसे कमज़ोर कर सकते हैं सत्ता में रहकर, लेकिन अगर कोई सरकार ये सोच ले कि उसके हर मौलिक अधिकार पर वह प्रतिबंध लगा देगी तो ये असंभव सी बात है। नेपाल की सरकार ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। उससे लगा सरकार तो हमारी है, हम कुछ भी करें, जनता का क्या है, उसे तो आदत है चुपचाप सह लेने की। लेकिन यही सोच बहुत भारी पड़ गई। सोमवार को नेपाल की राजधानी में जो कुछ हुआ वह कोई सामान्य घटना नहीं है। युवाओं ने संसद को घेर लिया, तोड़ फोड़ की और अंदर घुस गए। पूरी राजधानी में अफरा तफरी मच गई, सड़कें जाम हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो गया। नेपाल के बारे में लोगों को की एक ही आम धारणा है कि यह एक छोटा देश है, यहाँ के लोग आधुनिक नहीं हैं और यहाँ उत्पादन के साधनों का घोर अभाव है। यहाँ के लोग वैसे ही बने रहना चाहते हैं जैसा कि राजशाही ने उन्हें बनाया हुआ था। साउथ एशिया के सभी देशों के बाद यहाँ लोकशाही आई, यही एक धारणा है जो कि गलत है। आधुनिकता की दौड़ में वहाँ के लोग पीछे नहीं हैं। यहाँ की नई पीढ़ी जानती है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मायने क्या हैं, और यही वजह रहे कि सोमवार को यहाँ के युवा संसद में घुस गए। लोगों ने सरकार द्वारा फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर रोक लगाने के विरोध में अपना गुस्सा जाहिर किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सुबह सुबह से ही हंगामा स्टार्ट हो गया था और उधर सरकार ने इसे राजतंत्र वापसी गैंग की बदमाशी कहा है, लेकिन
वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका दूसरा पहलू भी है। दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का लोकतंत्र भले नया हो, किंतु यहाँ की नई पीढ़ी अराजक भी होती जा रही है और इस नई पीढ़ी को आप जनरेशन जेड भी बोल सकते हैं। अभी नेपाल में भारत के आईटी एक्ट 2021 जैसा कोई कानून नहीं है, साइबर लॉ भी नहीं लागू हो पाया है। इन कानूनों के चलते भारत में कोई भी ऊंट पटांग कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ नेपाल में चिंगारी को सुलगाने में सोशल मीडिया सबसे आगे रहता है। नेपाल की अच्छी समझ रखने वाले डॉक्टर रंजन बताते हैं कि नेपाल को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसी अमेरिकी कंपनियों से कोई रेवेन्यू भी नहीं मिलता है और अक्सर ये कंपनियां नेपाल की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशें करती रहती हैं। हो सकता है यही सोचकर वहाँ की सरकार ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया हो। डॉक्टर रंजन के अनुसार सोशल मीडिया के कंटेंट पर काबू करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया है, लेकिन मेटा जैसी बड़ी कंपनियों ने समझौते पर साइन नहीं किए, जबकि चाइनीज कंपनी टिकटॉक इस पर राज, इसलिए इसे नेपाल में खोल दिया गया। जब अमेरिकी कंपनी भारत जैसी 5वीं बड़ी इकोनॉमी वाले देश से पंगेबाजी करती रहती हैं, तो उनके लिए नेपाल जैसा छोटा सा पहाड़ी देश किस खेत की मूली है। इसलिए तिल का ताड़ बन जाने से रोकने के लिए नेपाल को ये प्रतिबंध लगाना पड़ा। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल सरकार ने जनता को भरोसे में लिए बिना ही प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। उसे लोगों को बताना चाहिए था कि कैसे अमेरिकी कंपनियां उनके देश के खजाने में पैसा नहीं आने दे रही। सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाने के लिए 2023 में नेपाल सरकार ने एक एक्ट लागू किया था। पड़ोसी देश भारत में 2021 से एक आईटी एक्ट बना हुआ है, इसलिए नेपाल सरकार ने कहा कि सोशल साइट कंपनी अपना एक अधिकारी नेपाल में भी बिठाए, पर इस पर अमल नहीं हुआ। इसलिए कुछ सोशल साइट्स इंस्टाग्राम और टिकटॉक प्रतिबंधित कर दिए गए। टिकटॉक जो कि एक चाइनीज़ ऐप है, उसने नेपाल सरकार की बात मान ली, इसलिए नेपाल सरकार ने 2024 में टिकटॉक से प्रतिबंध हटा लिया। मगर मेटा जैसी कंपनियों ने इस छोटे से देश का यह आदेश मानने से साफ मना कर दिया। नेपाल सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। इतना सब होने के बावजूद भी एग्रीमेंट ना कराने वाले सोशल मीडिया ऐप्स को 28 अगस्त को एक गाइडलाइन जारी की गई। उसमें एक हफ्ता की डेडलाइंस की घोषणा थी और 3 सितंबर को वह डेडलाइन समाप्त हो गई और पंजीकरण ना कराने वाले ऐप्स, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया। अब नेपाल के लोगों का बाहर रहने वाले अपने बच्चों, रिश्तेदारों से संपर्क टूट गया, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत एसटीडी कॉल से भी सस्ती पड़ती है। इसके अलावा युवाओं द्वारा रील्स बनाने और यूट्यूब से पैसा कमाने पर रोक लग गई, इसलिए 8 सितंबर को उनका गुस्सा फूट गया। इसके अलावा अमेरिका भी नेपाल से चिढ़ा हुआ है। ट्रंप सरकार ने वीज़ा नियम कड़े कर दिए हैं और नेपाल को संरक्षित देश का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। अब आपकी नज़र में इन सब घटनाओं का भारत नेपाल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।